पाठ्यक्रम प्रिंट करें। ठीक है, पाठ्यक्रम प्रिंट कर लें, पाठ्यक्रम अपने हाथ में रखें और फिर उसको 3 चरणों में चलने दें। सबसे पहला होता है पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाए एक बार। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि कई बार जो हमारे आसान सरल बिंदु है वो हम छोड़ देते हैं कि इसका तो क्या है, कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। और कई बार हम कठिन कठिन टॉपिक करते जाते हैं, उसको बार बार करते हैं और सरल टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमें आ रहा है। हम इस गलत फहमी में रहते हैं और स्थितियाँ ये बनती है कि परीक्षा जब आती है तो उस कमजोर टॉपिक पढ़े हुए नहीं होते हमारे, क्योंकि हम हमेशा कठिन टॉपिक। अब मान के चलिए कि अगर 10 टॉपिक है पाठ्यक्रम में, 10 में से 3-4 टॉपिक ऐसे जो हमने बिल्कुल पढ़े नहीं, छोड़ रखे हैं उसको कि ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं बाद में कर लूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे छोड़ देते हैं और जैसी परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वो रिवीजन होता नहीं है। फिर सामान्य प्रश्न पढ़े हुए तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट रिवीजन नहीं होता है, तो उस वजह से कंफ्यूजन में जाते हैं और फिर आपकी तीनों अब वो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पढ़े हुए सवाल कभी न कभी पढ़े थे लेकिन रिवीजन नहीं किया, ये आपकी गलती थी, वो पॉइंट आपने छोड़ दिए थे और उसके अभाव में वहाँ पे फिर आपके चारों विकल्प में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 विकल्प में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे आपको मोस्टली संभावना है कि गलती करके आते हैं। तो जब भी आप पाठ्यक्रम पढ़ें तो मैं ये मानता हूँ कि उस पूरे पाठ्यक्रम में आपको लगता है कि 2-3 टॉपिक बड़े हैं और इसमें से एक आधा ही सवाल आता है तो वो टॉपिक आप भली साइड में कर दो। बाकी 90% जो सिलेबस होता है, 90-95% सिलेबस जो आपने 2-4 टॉपिक साइड में कर दिए। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ता था तो मुझे अच्छे से पता है कि राजपूत राज्य, दक्षिणी भारत, इसमें मैं बहुत लिमिटेड ही पढ़ता था कि भाई मुझे इसकी सिर्फ कला पढ़नी है या इसका प्रशासन पढ़ना, बाकी सारा छोड़ देता था। वो आप चाह के छोड़ते हो, वो तो छोड़ दिया। बाकी जितना भी है वो आप कंप्लीट पढ़ो, बीच में छोड़ो मत किसी को भी। ऐसे मत छोड़ो कि ये बाद में कर लूंगा, यही आसान है। कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी टफ नहीं होता। तो जब भी पाठ्यक्रम आप सिलेबस लाते हो तो इन रिसोर्सेज से आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, और जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा होता है फिर आप कंटिन्यू हो जाए रिवीजन पे, रिवीजन कंटिन्यू चलने दें। ठीक है, जितना आप अभ्यास करोगे और कोशिश करो कि कम से कम 5-7 बार पुनरावृत्ति हो, रिवीजन हो। 5-7 बार रिवीजन होगा तभी जाके वो जो कोर्स आपने 90-95% पूरा किया है वो जाके आपको फायदा देगा। रिवीजन आप कैसे भी कर सकते हैं, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप टॉपिक पूरा पढ़ के फिर उसको वापस पढ़ लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको रिवीजन को कैसे करते हो। या पूरा पढ़ने के बाद फिर वापस शुरू करो, फिर वापस शुरू करो, ऐसा कर सकते हो। और तीसरी चीज होती है अभ्यास। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यास कब शुरू होता है? अभ्यास होता है रिवीजन और इसके साथ में। पहले जब पाठ्यक्रम पूरा करते हो तब तक अभ्यास की जरूरत नहीं है ना। आप अभ्यास कब करोगे? रिवीजन के साथ में। कैसे किया जाता है? जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप इतिहास का एक पाठ पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप सिंधु घाटी सभ्यता के आपके हाथ से नोट्स बने हुए थे या फिर आपने पूरी पुस्तक में से नोट आउट चीजें कर रखी थी, उसको आपने पूरा रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद में आप पुराने पेपर लाइए। अभ्यास हमेशा पुराने पेपर से किया जाता है तो बेहतर है। ठीक है, पुराने पेपर सारे निकाल दिए, फिर आप नए प्रश्नों की तरफ जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज से अवॉइड करो अभी स्टार्टिंग में, टेस्ट सीरीज लास्ट में दे दो 2-5 टेस्ट, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पुराने पेपर्स आए हैं उन सारे प्रश्नों को एक बार एक बार रिवीजन करने के बाद उसको निकालिए। कोई नया प्रश्न मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। फिर आपको लगता है कि हाँ सारे प्रश्न देख लिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद पुनः सिंधु घाटी सभ्यता के उस नोट्स उसी समय रिवीजन कर लो। एक दिन लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वापस सिंधु घाटी को प्रश्न का अभ्यास करने के बाद फिर वापस सिंधु घाटी को जब पढ़ोगे तो जहां जहां प्रश्न आए हुए हैं वहां आपकी नजर जाएगी। अच्छा ये सवाल आया था, अच्छा लोथल भोगवा नदी के किनारे ये आया हुआ था। अब आपका पढ़ने का जो तरीका बदल जाएगा, आप उन चीजों को गौर करना शुरू करोगे। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, हम कंटेंट पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन चीजों को गौर नहीं करते। परीक्षा हॉल में जब प्रश्न आता है तो गौर किया हुआ होता नहीं, पढ़ा हुआ तो होता है, फिर हम गलत करके आते हैं। फिर वो कह रहे हैं ना, आते हुए गलत इसीलिए होते हैं कि हमने उपन्यास की भांति उस सामग्री को पढ़ लिया,
उसमें गौर भी नहीं किया कि इसमें किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, इसमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, पुराने प्रश्नों का नेचर नहीं समझा, पुराने प्रश्नों को हल करने के बाद वापस उस कंटेंट का रिवीजन नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, बेसिकली वही परीक्षा हॉल में गलतियां करवाती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई परीक्षा हॉल के अंदर जो है वो आपकी हमारी गलतियां होती, परीक्षा हॉल में गलती होती है आपकी तैयारी के कारण। परीक्षा हॉल में कोई भगवान आपके खिलाफ नहीं है, परीक्षा हॉल में कोई आपसे किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पेपर आपका ही खराब नहीं हुआ, सभी का होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें परीक्षा हॉल के अंदर प्रश्नों की गलतियों के लिए आप अपने आप को दोष ना दें। उस समय को आप दोष दीजिए आपकी तैयारी को, आपने तैयारी ठीक से नहीं की इसीलिए वो सारे गलत हुए। हम क्या करते हैं, 30 से 35 प्रश्न ऐसे 2 ऑप्शन में तुक्के मार के आते हैं। 2 ऑप्शन में 30-35 में से जैसे 20 सही हो गए, 15 गलत हो गए, तब हम दुनिया को यह क्या कहते हैं कि मैंने जो जो अटेंड किए मेरे सारे गलत हुए। अच्छा, 15 गलत हो गए और 20 सही हुए, उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर वो क्या कहेगा कि जो 20 सही हुए हैं ना, ये तो मुझे आते थे। अच्छा, जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन में थे, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब 100 प्रश्न परीक्षा में आते हैं, एग्जैक्ट हर स्टूडेंट को 50 से ज्यादा नहीं आते, 50-60 एग्जैक्ट आते हैं, तो सीधे टिक करते हैं। पीछे 40 प्रश्नों में से 10 छोड़ने जैसे होते हैं, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डबल डिप में विद्यार्थी होता है कि 2 ऑप्शन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। वो 30 के 30 जब करता है तो उसमें से मान लो उसके 10 या 12 सही हो गए तो 18 गलत हो गए। अब जो 10-12 सही हुए हैं उसको वो स्टूडेंट बाहर आके ये झूठ बोलता है कि ये तो 12 मुझे आते थे और मैंने बाकी के 18 जो डबल डिप में किए, जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, वो मेरे सारे गलत हो गए। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे भगवान की उसके साथ में विशेष कोई दुश्मनी है। इतना झूठ क्यों बोलते हो? बेहतर है यही कह दो कि मैंने 30 प्रश्न 2 ऑप्शन वाले किए थे, जिसमें से मेरे 12 सही हो गए, 18 गलत हो गए, सभी के होते हैं। और ऐसी स्थिति क्यों आती? क्योंकि आप विकल्प पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट है जो प्रश्न पूछने के बाद विकल्प को देखे बिना उत्तर देने का प्रयास करता है। आपकी स्थिति ये हो रखी है कि जब भी आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है आप सीधा कहते हो ऑप्शन दो। जब आप ऑप्शन पे इतने डिपेंड हो तो इसका मतलब साफ है कि आपका रिवीजन पूरा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपने ठीक से कंटेंट पढ़ा नहीं है। अब आपको विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो विकल्प की जरूरत नहीं होती। विकल्प की जरूरत होती है डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न आते हैं जिसमें 4 बड़े बड़े कथन आते हैं, वहां विकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे फैक्ट के लिए कहाँ विकल्प देखना पड़ता है? तो आपने तैयारी के लेवल पर ही गलतियां करी है, उसी वजह से उसका परिणाम आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलता है। जब आप आते हुए गलत कहते हो, आपकी मैं भाषा में बात करूं तो आते हुए गलत होते हैं, मुझे बड़ी दया आती है उस समय कि आते हुए गलत कैसे हो सकते हैं। तो आप इस जगह सुधारिए, अपने आप को विकल्प पर निर्भर मन ना रखें। और अगर आप 5-7 बार अच्छे से रिवीजन करते हैं, ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती। टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट अब आया और बड़ा गंदे तरीके से आया। अब स्थिति ये बनी हुई है कि टेस्ट सीरीज का लेवल और परीक्षा एजेंसियों का लेवल मैच नहीं करता। टेस्ट सीरीज वाले यूं ही उलूल जुलूल सवाल बना देते हैं, टफ अंदर से निकालते हैं, सरल छोड़ देते हैं। हम फिर इसी अनुरूप पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम हॉल में जाके कहीं न कहीं मात खा के आते हैं। ये टेस्ट सीरीज पहले हमने तो कभी जिंदगी में नहीं दी। तो बेहतर ये होता है कि पुराने प्रश्नों का ढंग से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में जाने से पहले 10, 15, 20 दिन, महीना पहले 2-4 टेस्ट दे दो, आपका टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज का कोई रेलेवेंस नहीं रहा वर्तमान में। हकीकत की बात मैं यही बता रहा हूँ यार। एक कोचिंग सेंटर वाला 40-40 टेस्ट लेता है, इतने प्रश्न बनाएगा कहाँ से? फिर वही प्रश्नों का लेवल नहीं रहता, फिर वही फालतू प्रश्न पूछ लेते हैं, वो इमर्जिंग प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। हम फिर उस अनुरूप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अलग चलता है, आपका तैयारी का शेड्यूल अलग चलता है, फिर मैच नहीं कर पाते, फिर नंबर कम आते हैं, फिर आप टेंशन में आते हो, फिर फालतू आपका अवसाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो समस्या